कल हम लोगों ने यूनिट नंबर 1 स्टार्ट किया था, दैट इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी। और हमने यहाँ पर देखा था इंडेमनिटी और गारंटी के बीच का डिफरेंस। इंडेमनिटी में कितने पार्टी इन्वॉल्व होते हैं? 2 पार्टी इन्वॉल्व होते हैं, इंडेमनीफायर एंड इंडेमनीफाइड। ठीक है। और यहाँ पर बेसिकली ये जो इंडेमनीफायर है ये प्रॉमिस करता है इंडेमनीफाइड या इंडेमनिटी होल्डर को कि कल को अगर आपको कोई नुकसान हुआ ड्यू टू राइट द एक्शंस ऑफ द प्रोमिसर और फ्रॉम एनी अदर थर्ड पार्टी, तो यहाँ पर वो क्या कर देगा, ये इसको इंडेमनीफाई कर देगा। इंडेमनीफाई मतलब वो उसको लॉसेस से बचा लेगा, कॉम्पनसेट कर देगा फॉर द लॉसेस। तो ये आपके लिए क्या हो गया, ये हो गया आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। बाय द वे, आज मैं ऐसे ही आई वाज वर्किंग और यूट्यूब पे मैंने ऐसे ही कुछ रैंडम वीडियोस प्ले किया था, उसमें तारक मेहता चल रहा था। ठीक है, उसमें तारक मेहता चल रहा था और बहुत पुराना एपिसोड था तारक मेहता का। एंड आई थिंक वो ये वाला एपिसोड था जिसमें वो जो बागा बॉय है वो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस होता है इसके अंदर, तारक मेहता के अंदर। सो व्हाट हैपेंस, जेठालाल दुकान में जाता है। ठीक है, आप देखो एकदम परफेक्ट फिट बैठेगा। जेठालाल दुकान में जाता है और दुकान में जाके ही सीज बागा, और वो बागा को पूछता है कि तुम कौन हो, तुम्हें क्या सामान चाहिए एंड ऑल दोस थिंग्स, क्योंकि वो बागा से फर्स्ट टाइम मिलता है। फिर पूछता है नट्टू काका किधर है। तो बागा जेठालाल को एक नोट देता है, पेज पे एक नोट देता है, लेटर, और उस लेटर में नट्टू काका क्या लिखते हैं कि ये बागा मेरा भतीजा है। ठीक है, और मेरे को गांव जाना पड़ रहा है अर्जेंटली, आप सुबह जल्दी नहीं उठते हो इसलिए आपको मैं फोन करके डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। मेरे एब्सेंस में बागा यहाँ पे दुकान को पूरा संभाल लेगा, और मेरा ही भतीजा है तो विश्वासी आदमी है, जैसे मेरे पे विश्वास करते हो वैसे ही आप इस पे करो एंड ऑल दोस थिंग्स ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, अब थोड़ा सा मैंने एग्जैजरेट कर दिया इसको अपने आंसर को यहाँ पे, मतलब कॉन्सेप्ट को फिट इन करने के लिए। अब सपोज करो बागा जेठालाल के दुकान से 5 लाख रुपया उड़ा के ले जाता है, तो आप मुझे बताओ हु इज इंडेमनीफायर एंड हु इज इंडेमनिटी होल्डर? सिचुएशन समझा आपको? सिचुएशन समझा आपको यहाँ पे? हु इज इंडेमनीफायर एंड हु इज इंडेमनिटी होल्डर? दिस इज नट्टू काका। Indemnifier is Nattu Kaka, correct? He is indemnifier, and who is indemnity holder? Jethalal. Yeah. Indemnity holder is Jethalal. He is indemnified. By whom? By the actions of the third party. ये आ गया समझ में गाइस? ये समझ में आ गया? कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ है? जेठालाल बागा बॉय नट्टू काका, या नट्टू काका जेठालाल? कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ है? वेरी गुड, नट्टू काका और जेठालाल। ठीक है, नट्टू काका और जेठालाल के बीच में यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। आई होप आपको इंडेमनिटी अब अच्छे से समझ में आ गया होगा, राइट? अब एक और एग्जांपल मैं देता हूं। स्पीकिंग ऑफ तारक मेहता, एक और एग्जांपल मैं देता हूं। आपको पता है जेठालाल की दुकान में मोबाइल फोन्स कौन रिपेयर करता है? हु रिपेयर्स द मोबाइल फोन जेठालाल की दुकान में? बागा। ठीक है, अब आप देखो बागा यहाँ पे मोबाइल फोन रिपेयर कर रहा है। अच्छा, इनकी दुकान में कौन आ गई? बबीता जी। ठीक है, जेठालाल के पास बबीता जी आई और बोला मेरा मोबाइल फोन रिपेयर कर दो। ठीक है, अब जेठालाल वो रिपेयर मोबाइल फोन देखता है और बोलता है ये मोबाइल फोन रिपेयर नहीं हो सकता। ठीक है, ये मोबाइल फोन रिपेयर करने गए तो जो बेसिक फोन चल रहा है वो भी खराब हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको रिपेयर मत करवाओ। एग्जाम्पल कोई भी ऐसा आप ले लो। बाघा बोलता है बीच में आके नहीं नहीं बबीता जी आपका मोबाइल जो है वो मैं रिपेयर कर दूंगा। जेठालाल इसको बोलता है बाघा बीच में मत पड़, ये मोबाइल फोन खराब हो जाएगा, तू रिपेयर नहीं कर सकता, दिस इज बियॉन्ड द रिपेयर। बट बाघा बॉय वो मानता नहीं और जेठालाल को या बेसिकली बबीता जी को कन्विंस करता है मोबाइल फोन कर लो। तो जेठालाल यहाँ पे धमकी देता है बाघा बॉय को और क्या बोलता है कि देख अगर मोबाइल फोन खराब हुआ तो बबीता जी को नया मोबाइल फोन देना पड़ेगा,
और उसका पैसा मैं कहां से काटूंगा? तेरे पगार में से। ये भी कॉन्ट्रैक्ट किसका हो गया? ये भी कॉन्ट्रैक्ट हो गया द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कि बागा के गलती की वजह से अगर मोबाइल फोन खराब होता है तो जेठालाल को जो पैसे बबीता जी को देने होंगे, या एक नया फोन जो बबीता जी को देना होगा जिसका कॉस्ट होगा, दैट विल बी बोर्न बाय बाघा। आप बताओ, क्लियर? सिनेरियो समझा? राइट? इस तरह से आपने एक और सिनेरियो देखा होगा, आई डोंट नो ये एपिसोड आपने देखा कि नहीं देखा। जेठालाल बोलता है यार मेरे को दुकान चलाने के लिए कोई स्कीम वगैरह लेके आना है। तो बागा बॉय और नट्टू काका दोनों क्या करते हैं, जेठालाल को एक स्कीम बताते हैं, वो पानी पूरी वाला स्कीम, कि हम यहाँ पे दुकान में जो भी सामान खरीदेगा उसको हम कूपन देंगे। तो जेठालाल बोलता अगर ये स्कीम नहीं चला तो? बोला नहीं चला तो आप हमारे पगार में से पैसे काट लेना, और अगर ये स्कीम चल पड़ा तो आप हमारी पगार को डबल कर देना। राइट? वो भी क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। आ रहा है? आई थिंक अब आप काफी सारे चीजों को यहाँ पे लिंक कर पा रहे हो इंडेमनिटी के लिए। बट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन दिस सेम ट्रांजैक्शन, नट्टू काका जेठालाल को बोलते हैं आप बाघा को 5 लाख रुपए उधार दे दो, वो अगर नहीं पे करेगा तो मैं यहां पर उसका रीपेमेंट कर दूंगा। ये क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी? ये क्या होगा? दिस विल बी द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। और यहां पर कितने लोग इन्वॉल्व होंगे? यहां पर 3 लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे। करेक्ट? जेठालाल, नट्टू काका एंड बागा बॉय। राइट? तो ये आपका पूरा प्रोविजन था। अब अगर आप फर्दर यहाँ पे देखो तो इधर ऐसे ही बताया हुआ है, कल इस सबको हमने डिस्कस किया था। और देखो ये पॉइंट मैंने आपको बोला था, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इस पॉइंट के ऊपर आपको मैंने बोला था एग्जाम क्वेश्चन बनता है कि जो लॉसेस बाय एक्सीडेंट होते हैं और बाय द एक्ट ऑफ गॉड या नेचुरल इवेंट, वो यहाँ पर इंडेमनिटी के अंदर कवर नहीं होगा। और यही एक रीजन है कि मरीन इंश्योरेंस एंड फायर इंश्योरेंस इज कवर्ड in the contract of indemnity, but life insurance is not covered in the contract of indemnity. Why? Because of this particular reason. Guys, is this clear? Is this clear? Is this clear ये वाला? Right? आप मुझे बताओ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस कहां पर कवर होगा? लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस कहां पर कवर होगा? लाइफ इंश्योरेंस कहां पर कवर होगा? कोई जल्दीबाजी नहीं है, सोच समझ के मुझे आप कल भी आंसर कर सकते हो। ठीक है? देखो, जब इंडेमनिटी क्लॉज इन्वोक होगा तो जो इंडेमनिटी होल्डर है वो यहां पर क्या करेगा? वो यहां पर सारे के सारे जो उसको डैमेजेस हुए हैं वो रिकवर करेगा, प्लस सूट को लाने के लिए, उसको केस को डिफेंड करने के लिए जो भी खर्चा हुआ वो उसको लेगा। और इसके अलावा जो कोर्ट केस में इनका सम कॉम्प्रोमाइज में डिसाइड हुआ है उसको यहाँ पर, तो बेसिकली वो सारा का सारा अमाउंट यहाँ पर रिकवर कर सकता है। तो ये इंडेमनिटी फायर का लायबिलिटी जो है वो कमेंस कब हो जाता है? लायबिलिटी कब कमेंस होता है? एज सुन एज द लायबिलिटी ऑफ द इंडेमनिफायर, बेसिकली जैसे इंडेमनिटी होल्डर की तरफ से लायबिलिटी एब्सोल्यूट और सर्टेन हो गया तो यहाँ पर इंडेमनिफायर का लायबिलिटी अराइज हो जाएगा। जैसे ही सपोज करो इंडेमनिटी होल्डर के शिप में आग लग गई या पानी में वो डूब गया, जैसे ही उस ये एब्सोल्यूट और सर्टेन हो गया कि हाँ वो डूब गई है, वैसे ही इंडेमनिटी होल्डर इंडेमनिफायर से पैसे रिकवर कर सकता है। फिर हमने देखा था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, जिसमें प्राइमरीली आपको 3 लोग मिलेंगे, श्योरिटी, प्रिंसिपल डेटर एंड क्रेडिटर। ये तीनों लोग रहते हैं। श्योरिटी कौन है? ही इज अ पर्सन हु गिव्स द गारंटी। प्रिंसिपल डेटर इज द पर्सन हु डिफॉल्ट्स व्हेन द टू whom द बेसिकली जिसके लिए हु डिफॉल्ट्स नहीं, बेसिकली अगर उसने डिफॉल्ट किया तो उसके लिए जिसको गारंटी दिया गया है वो प्रिंसिपल डेटर है। और क्रेडिटर कौन है? द पर्सन टू whom द गारंटी इज गिवन। फिर अगर आप यहाँ पे देखो तो when a request to lend 10,000 rupees to be, इंश्योरेंस विल बी गारंटी। आप मुझे बताओ जब आप इंश्योरेंस करवाते हो तो क्या 3 पार्टी इन्वॉल्व होते हैं उसमें?
इंश्योरेंस में 3 पार्टी इन्वॉल्व होते हैं लाइफ इंश्योरेंस में। गारंटी में आप ध्यान रखना, देखो गारंटी और इंडेमनिटी में सबसे बड़ा डिफरेंस ही ये है, यहाँ पर 3 पार्टी इन्वॉल्व है। और आप देखो, क्या लाइफ इंश्योरेंस में कोई डिफॉल्ट का बात होता है? क्या कोई डिफॉल्ट का बात होता है लाइफ इंश्योरेंस में? आंसर इज नो। तो अगर डिफॉल्ट का बात नहीं हो रहा तो फिर यहाँ पर गारंटी नहीं आएगा। अगर डिफॉल्ट नहीं होगा तो गारंटी नहीं। तो आप ये बेसिक पॉइंट को यहाँ पर ध्यान रखना। अब आप देखिए यहाँ पर, फिर हमने देखा था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में एक प्रिंसिपल डेट होगा, एक कंसिडरेशन रहेगा। अब कंसिडरेशन, ये पॉइंट मैंने आपको बताया था, एग्जाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, जिसमें यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो प्रिंसिपल डेटर है, ठीक है, प्रिंसिपल डेटर को जो अमाउंट मिल रहा है दैट इज सफिशिएंट कंसिडरेशन फॉर द श्योरिटी, ठीक है। सो इवन इफ द प्रिंसिपल डेटर इज इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, गारंटी फिर भी वैलिड रहेगा। ये देखो, एनीथिंग फॉर द बेनिफिट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर is what is a valid consideration for the guarantor, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे देखा था कि कोई भी मिसरिप्रेजेंटेशन या कंसीलमेंट नहीं होना चाहिए। अगर प्रिंसिपल डेटर क्रेडिटर कोई बात को छुपाते हैं, क्रेडिटर कोई बात को छुपाता है, प्रिंसिपल डेटर कोई बात को छुपाता है, तो फिर यहाँ पे बेसिकली क्या हो जाएगा, कंसीलमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन हो जाएगा, एंड ये हो जाएगा फिर फ्रॉड। और फ्रॉड होते ही कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, वॉइड। अब फर्दर अगर हम यहाँ पे चेक करें तो राइटिंग में होना जरूरी नहीं है, ये ओरली भी हो सकता है, एंड ज्वाइनिंग ऑफ द अदर को सिक्योरिटीज वो भी यहाँ पर हो सकता है, गारंटी वैलिड नहीं रहेगा अगर इफ द अदर पर्सन डू नॉट ज्वाइन। तो बेसिकली देखो यहाँ पर क्या बताया, वेयर द पर्सन हु गिव्स द गारंटी अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट द क्रेडिटर शैल एक्ट अपॉन until the another person has joined in as co-surety, the guarantee is not valid if the other person do not join। तो बेसिकली वहां पर इट इज सब्जेक्ट टू सम कंडीशन, तो वो कंडीशन अगर फुलफिल नहीं रहेगा तो फिर यहाँ पर वर्कआउट नहीं होगा। फिर हमने यहाँ पे देखा था द डिफरेंट टाइप्स ऑफ गारंटीज। एक है आपके पास स्पेसिफिक गारंटी, और एक आपके पास यहाँ पर हो गया कॉन्टिन्यूइंग गारंटी। स्पेसिफिक और कॉन्टिन्यूइंग गारंटी के बीच में हमने डिफरेंस भी यहाँ पर देखा था कि कॉन्टिन्यूइंग गारंटी, अच्छा ये यहाँ पर कवर नहीं किया। ओके तो मैं यहाँ पे आप लोगों को एक बार क्विकली ये भी बता देता हूँ कि स्पेसिफिक और कॉन्टिन्यूइंग गारंटी के बीच में क्या डिफरेंस रहेगा। तो ये हो गया आपका कॉन्टिन्यूइंग गारंटी, और ये हो गया आपके लिए स्पेसिफिक गारंटी। ये होता है ड्यूरेशन, देखो इसका ड्यूरेशन क्या रहता है, इसका ड्यूरेशन होगा 1 टाइम। ओके, कॉन्टिन्यूइंग गारंटी का जो ड्यूरेशन है दिस इज गोइंग टू बी 1 टाइम। और कॉन्टिन्यूइंग गारंटी का कैसे रहता है, दिस इज फॉर मल्टीपल ट्रांजैक्शन, या ये इसको आप ऐसे लिख लो ऑन गोइंग, दिस इज ऑन गोइंग, ये चलते रहता है। इसके अलावा आप यहाँ पे देखो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस जो इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, एक ही ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व रहता है, और यहाँ पर आपके मल्टीपल ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व रहते हैं। सेम वे यहाँ पर लाइबिलिटी कब एंड हो जाता है, जैसे ही वो ट्रांजैक्शन आपका एंड हो गया, आपका लाइबिलिटी खत्म। यहाँ पर ट्रांजैक्शन कब एंड होता है, जब तक आप इस गारंटी को रिवोक नहीं करते। सो अनटिल अनलेस द गारंटी इज रिवोक, ये आपका जो कंटिन्यूइंग गारंटी है ये आपका ऑन रहता है। तो यही हमने यहाँ पर पढ़ा था। अगर आप कल वाले पॉइंट्स को यहाँ पे ध्यान रखो, सो इट्स फॉर अ सिंगल डेट और फॉर अ स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन, राइट। और यहाँ पर हमारा था इट इज फॉर सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन, और ये कंटिन्यू रहता है जब तक कि आप गारंटी को रिवोक नहीं कर देते, ठीक। तो ये हमने पूरा पॉइंट्स को देखा था। ऑफ कोर्स गारंटी के अंदर आप यहाँ पे अमाउंट को फिक्स कर सकते हो, राइट, द अमाउंट, और यू कैन से द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द गारंटी कैन बी फिक्स्ड, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गारंटी दिस कैन बी फिक्स्ड हियर, ठीक। फिर अगर आप देखो द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, तो ये देखो इंडेमनिटी में 2, गारंटी में 3 लोग। नेचर ऑफ लाइबिलिटी, तो देखो इंडेमनिफायर, इंडेमनिफायर क्या, जो लाइबिलिटी होगा वो यहाँ पर होगा प्राइमरी एंड अनकंडीशनल, और यहाँ पर जो श्योरिटी होता है
उसका लायबिलिटी होता है सेकेंडरी एंड कंडीशनल, एंड इट इज कंडीशनल अपॉन द प्रिंसिपल डेटर। फिर हमने टाइम ऑफ लायबिलिटी देखा था, जैसे ही वो कॉन्टिजेंट इवेंट हो जाएगा लायबिलिटी अराइज हो जाएगा, और यहाँ पर कब अराइज होता है, अपॉन द नॉन परफॉर्मेंस। तो सबसे पहले प्रिंसिपल डेटर को डिफॉल्ट करना होगा और उसी के बाद होगा। शायद इसमें मैंने आप लोगों को कल ये वाला एग्जाम्पल भी दिया था, अनिल अंबानी वाला, करेक्ट। तो अनिल अंबानी वाला फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट व्हाट इज द कंडीशन, दैट रिलायंस कम्युनिकेशन शुड डिफॉल्ट। सो अगर रिलायंस कम्युनिकेशन डिफॉल्ट नहीं करेगा तो बैंक अनिल अंबानी के अगेंस्ट प्रोसीड नहीं कर सकता। फिर अगर आप देखो टाइम टू एक्ट, सो इंडेमनीफायर नीड नॉट एक्ट एट द रिक्वेस्ट ऑफ द इंडेमनिटी होल्डर, पर यहाँ पर श्योरिटी एक्ट्स ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर ओनली। तो राइट टू स्यू द थर्ड पार्टी, ये भी हम लोगों ने यहाँ पर देखा था कि इधर श्योरिटी कैन स्यू द थर्ड पार्टी दैट इज द प्रिंसिपल डेटर, और यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी रहता ही नहीं है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट में आप किसी थर्ड पार्टी को स्यू कर ही नहीं पाओगे। दिस इज फॉर द रिम्बर्समेंट ऑफ द लॉस एंड दिस इज फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द क्रेडिटर। कॉम्पिटेंसी, सारे के सारे पार्टीज कॉम्पिटेंट होना चाहिए। इसमें प्रिंसिपल डेटर अगर कॉम्पिटेंट नहीं हो तो भी चलेगा, बट जो श्योरिटी है और जो क्रेडिटर है वो यहाँ पर क्या होना चाहिए, कॉम्पिटेंट होना चाहिए। फिर नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द श्योरिटीज लायबिलिटी हमने ये भी चेक किया था, और इस वाले पॉइंट पे मैंने आपको बोला था आपको एग्जाम क्वेश्चन देखने को मिलेगा, दैट द लायबिलिटी ऑफ द प्रिंसिपल डेटर इज को एक्सटेंसिव, करेक्ट, इज को एक्सटेंसिव। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना कि दोनों की लायबिलिटी एक साथ है, राइट। तो दोनों को यहाँ पर पे करना है। अगर प्रिंसिपल डेटर ने पे नहीं किया तो फिर यहाँ पर जो क्रेडिटर है बेसिकली श्योरिटी है उसको यहाँ पर पे करना पड़ेगा। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना। तो ये एग्जाम में देखना आपको उठा के क्वेश्चन ही सीधा मिल जाएगा, ठीक है, सेक्शन 128 का। फिर अगर आप यहाँ पर चेक करो तो हम यहाँ से इसको शुरू करते हैं। द लायबिलिटी ऑफ टू पर्सन्स प्राइमरीली लायबल नॉट अफेक्टेड बाय द अरेंजमेंट बिटवीन देम दैट शैल वन शैल बी श्योरिटी ऑन अदर्स डिफॉल्ट। अब देखो यहाँ पर क्या पॉइंट आ रहा है, इसमें आप देखो ये जो फाउंडेशन में आपने बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ा था, ये वैसा वाला एग्जाम्पल आपको लगेगा। देखो इधर क्या आ रहा है, ए एंड बी मेक अ जॉइंट एंड सेवरल प्रॉमिस नोट टू सी, ठीक है, promissory note to C. Now A makes it as surety for B and C knows this at the time when the note is being made. The fact that A to the knowledge of C made a note as surety for B is no answer to suit by C against A upon the note. अब इसका क्या मतलब, एक बार इस पॉइंट को यहाँ पे वापस से आप पढ़ो। देखो यहाँ क्या बता रहे हैं, where two person contract, okay, where two person contract with the third person to undertake certain liability and also contract with each other that one of them shall be liable only on the default of the other, the third party not being the party to the contract, the liability of each such two person to the third person under the first contract is not affected by the existence of the second contract, although such third person may be aware of this existence. अब वापस से इस एग्जाम्पल के ऊपर आते हैं। सर ये क्या कर रहे हो, पहले एग्जाम्पल पढ़ा है फिर ये। अब देखो आपको मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पे देता हूँ और उस एग्जाम्पल के बेसिस पे अब वापस से हम इसको पढ़ेंगे। देखो सिंपल सिनेरियो, यहाँ पे मैं लेंडर हूं, ठीक है, आई एम अ लेंडर हियर। मैंने उधार में पैसा दिया, मैंने उधार में पैसा किसको दिया, मैंने उधार में पैसा दिया लेट्स से रौनक एंड धवल को, ठीक है। अच्छा मतलब सिंपल सा बात है, प्रोमिसरी नोट लेट्स से मैंने यहाँ पे रौनक को दिया और धवल यहाँ पे श्योरिटी बन गया, ठीक है। अब मुझे पता है ये पैसे मैंने लेकिन किसको दिए, इन दोनों को मिलकर ही दिए। अच्छा अब इन दोनों के बीच में एक अग्रीमेंट है कि अगर डिफॉल्ट होगा तो कौन क्या कैसे पेमेंट करेगा। ध्यान रखना मेरा इसके ऊपर कोई भी मतलब आई विल नॉट गेट इम्पैक्टेड विथ एनी कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन रौनक एंड धवल। यहां पर आपको सिंपली ध्यान रखना है दैट द लेंडर द क्रेडिटर विल नॉट बी अफेक्टेड between any contract that is being executed individually between the surety and the principal debtor। यहाँ पे मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है, मेरे को जो मेरा अमाउंट है वो बिल्कुल वैसे ही मिलेगा। अब एक और चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना है that I am also not affected even though I am aware of the arrangement between Ronak and
धवल, रौनक और धवल के बीच में जो अग्रीमेंट है, आई एम अवेयर ऑफ दैट, इनके बारे में जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट था, किस तरह से कौन पहले पे करेगा, क्या डिफॉल्ट होगा, अगर ऐसे हुआ तो क्या होगा, वो सब मुझे पता है, फिर भी मेरा लाइबिलिटी यहाँ पर अनअफेक्टेड रहेगा। आप बताओ, इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर ये वाला पॉइंट? अब इसमें आप वापस से पढ़ो। अब अगर आप इसमें देखते हो तो देखो, ए एंड बी दे जॉइंट एंड सेवरल promissory note to C. Now A makes it, and the fact as surety for B, और C को ये बात पता है. Now the fact that A made the note as surety for B is no answer as a suit by C against A upon the note. यहाँ पर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका रहेगा? अभी भी यहाँ पर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी भी, मतलब जैसे रौनक है, रौनक का प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, और उसके बाद में मैं धवल के ऊपर आऊंगा। तो बेसिकली वही बता रहा है कि अगर दो लोग एक साथ यहाँ पे लोन लेते हैं और उसमें इन दोनों के बीच में आपस में कुछ अग्रीमेंट है, वो अग्रीमेंट के बारे में अगर क्रेडिटर को पता भी है तो भी यहाँ पर उसका कोई इंपैक्ट नहीं होगा, ट्रांजैक्शन बिल्कुल उसी तरह से जाएगा जैसे इनका ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड किया हुआ था। ओके फिर आप देखिए, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी, इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम परस्पेक्टिव अगर बताऊं तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या आता है, यहां आपको बताया हुआ है, अ श्योरिटी इज टू बी डिस्चार्ज्ड व्हेन हिज लायबिलिटी एज श्योरिटी कम्स टू एन एंड। और ये कब कैसे कैसे एंड हो सकता है? सबसे पहला, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है वो रिवोक हो गया, तो श्योरिटी का लायबिलिटी डिस्चार्ज बाय द कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर। अब कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर में क्या आएगा? कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर के अंदर ऐसा होता है कि क्रेडिटर ने जैसे जो कॉन्ट्रैक्ट हमारा डिसाइडेड था, हमने एक वो एग्जांपल पहले देखा था, वो 5 रुपया मार्केट भाव से ऊपर मैं आपको दे देता हूँ और उसको इधर एडजस्ट कर लेना, इस तरह से करके आपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ भी चेंजेस वगैरह किया, तो यहाँ पर श्योरिटी क्या बोलेगा? आई एम डिस्चार्ज। और फिर तीसरा आता है कि अगर पता चला कि जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है वही इनवैलिड है, तो हम यहाँ पर बोलेंगे श्योरिटी इधर डिस्चार्ज हो गया। अब देखो यहाँ जैसे आपको दिया हुआ है, रिवोकेशन ऑफ अ कंटिन्यूइंग गारंटी, ध्यान रखना स्पेसिफिक गारंटी के लिए तो ये बात आएगा ही नहीं, क्योंकि आपको रिवोक करने का जरूरत ही नहीं है, वो तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट बना है जैसे ही ट्रांजैक्शन पूरा हो जाएगा आपका गारंटी वहां पर ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाएगा, तो उधर तो ये क्वेश्चन अराइज नहीं होगा। बट ये क्वेश्चन कब अराइज होगा? व्हेन इट इज गोइंग टू बी अ कंटिन्यूइंग गारंटी। तो कंटिन्यूइंग गारंटी के अंदर यहाँ पर क्या बताया हुआ है? दैट इट कैन बी रिवोक्ड एट एनी टाइम, द कंटिन्यूइंग गारंटी कैन बी रिवोक्ड एट एनी टाइम, बट किसके लिए? ओनली फॉर द फ्यूचर ट्रांजैक्शन। सी आपने जब तक ये नोटिस दिया तब तक जितने भी ट्रांजैक्शन आपके हुए हैं उसके लिए तो आप लायबल हो, उससे आप पीछा नहीं छुड़ा सकते, लेकिन उससे पहले उसके बाद जो भी आपके ट्रांजैक्शन है उसके लिए आप क्या बोल सकते हो? आई एम नो मोर लायबल। सो वंस द गारंटी इज रिवोक्ड, द श्योरिटी इज नॉट लायबल फॉर एनी फ्यूचर ट्रांजैक्शन, ठीक है, बट he will still be liable for all the transactions that happened before the notice was given। आप बताओ ये क्लियर हुआ? क्या ये क्लियर हुआ आपको? ये क्लियर हुआ? राइट और ये देखो, स्पेसिफिक गारंटी कब रिवोक होता है? ओनली इफ द लायबिलिटी ऑफ द प्रिंसिपल डेटर हैज नॉट अक्रूड। तो लायबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल डेटर अगर अक्रू हुआ तो श्योरिटी बेचारा फंस गया, उसको पेमेंट यहां पर करना ही होगा। तो आप ये देखो, अरुण promises to pay Rama for all the groceries which are bought by Carol for a period of 12 months, ठीक है ना? if Carol fails to pay, of course तभी गारंटी दिया जाता है। in the next 3 months Carol buys rupees 2000 worth groceries, after 3 months Arun, देखो ध्यान रखना, after 3 months Arun revokes the guarantee by giving a notice to Rama। now Carol further purchases for 1000 rupees and Carol further fails to pay the money। now अब अरुण कितने के लिए लायबल होगा? तो देखो, जो 2000 रुपए थे उसके लिए तो लायबल रहेगा, पर ये जो 1000 रुपए का परचेज हुआ है इसके लिए वो लायबल नहीं है। इसके लिए तो लायबल रहेगा बट इसके लिए लायबल नहीं है, क्योंकि ये नोटिस के बाद में परचेज किया गया था। नेक्स्ट आप देखिए, ए गारंटीज टू बी to the extent of rupees 1 lakh
that C shall pay all the bills that B shall drawn upon on him. B draws the bill upon C. C accepts the bill. Now A gives notice of revocation. Okay. Now A gives a notice of revocation after the bill is drawn and accepted. C dishonors the bill on maturity. अब यहाँ पर liability क्या A का खत्म हो सकता है? Answer is no. A will be liable upon his guarantee. आप बताओ क्यों? क्योंकि ये स्पेसिफिक था. अरे समझा? ये वाला पॉइंट समझा? और दूसरा पॉइंट अगर आप यहाँ पे देखो तो जब इसने नोटिस रिवोकेशन का नोटिस दिया था उससे पहले ऑलरेडी बिल यहाँ पर ड्रॉ हो चुका था. ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हो A gives a notice of revocation after the bill is drawn. Since it is after the bill is drawn, तो यहाँ पर आपका लाइबिलिटी ऑटोमेटिकली अराइज हो गया. मतलब वो जैसे बोलते हैं ना कि बंदूक से गोली निकल गई, उसके बाद में आप नहीं बोल सकते सॉरी सॉरी. जब तक बंदूक से गोली नहीं निकली तब तक आप बोल सकते हो. तो सेम वे जब तक ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट नहीं हुआ तब तक आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, गारंटी को रिवोक कर सकते हो. पर एक बार ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो गया उसके बाद में आप रिवोक नहीं कर सकते. और प्रैक्टिकली भी आप सोच के देखो, आप किसी को सामान बेचते हो किसी थर्ड पार्टी की जबान पे और सामान बेचने के बाद वो बोलता है अरे मैं गारंटी नहीं देता. तो आप क्या बोलोगे, अरे यार अगर आपको गारंटी नहीं देना था तो आप पहले बोलते मैं उसको ये सामान बेचता ही नहीं. अब आपने गारंटी दी है तो यू आर लाइबल. हाँ, अब आने वाले टाइम पे मैं उसको सामान नहीं बेचूंगा अगर आपने गारंटी नहीं दिया है तो, या अगर आपने गारंटी को रिवोक कर दिया है तो. आया पॉइंट समझ में? इज दिस क्लियर? इज दिस पॉइंट क्लियर? ओके, फिर देखिए यहां पर आता है X gives guarantee to the extent of rupees 50,000 for the loan given from time to time by A to B. Now A gave a loan of rupees 10,000. Afterwards X gives the notice of revocation. Now X is discharged from all the liabilities for any loan which is given after the revocation, but he will still be liable for rupees 10,000 if B defaults. Okay. दूसरा आता है आपका रिवोकेशन ऑफ द कंटिन्यूइंग गारंटी बाय द श्योरिटीज डेथ. तो एक बार जैसे श्योरिटी का डेथ हो गया तो बाय डिफॉल्ट वो गारंटी ऑटोमेटिकली यहाँ पर रिवोक हो गया. और फिर आता है नोवेशन. नोवेशन का क्या मतलब होता है आपको अगर याद हो, हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर फाउंडेशन के अंदर भी हमने पढ़ा था. नोवेशन का क्या मतलब होता है, देखो सेक्शन 62 है तो वैसे ही अपना फाउंडेशन के सिलेबस है. व्हेन यू एंटर इनटू अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट, याद आ रहा है, जब आप एक नए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाते हो तो वो बन जाता है आपके लिए नोवेशन. करेक्ट. न्यू कॉन्ट्रैक्ट, न्यू कॉन्ट्रैक्ट में जब आप एंटर करते हो तो यहाँ पर उसी का प्रोविजन आ गया. तो यहाँ पर वो ऑटोमेटिकली ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट जो रहता है वो आपका डिस्चार्ज हो गया. नेक्स्ट आपको यहाँ पे बताया है बाय द कंडक्ट ऑफ द क्रेडिटर. तो कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर में सबसे पहले पॉइंट क्या गया, वेरिएशन इन द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हो और फिर टर्म्स में आप वेरिएशन लेकर आते हो. और टर्म्स में जब आप वेरिएशन लाते हो दिस इज विदाउट द श्योरिटीज कंसेंट. तो फिर यहाँ पर श्योरिटी क्या बोलेगा, जब कॉन्ट्रैक्ट को ऑल्टर किया था तो क्या मेरे से पूछ के किया था? नहीं. नहीं तो फिर आप रिस्पॉन्सिबल हो, मुझे मत बोलो. So where there is any variance in the terms of the contract between the principal debtor and creditor, but without the surety's consent, then in that case this would discharge the surety. Surety यहाँ पर automatically क्या हो जाएगा, discharge हो जाएगा. Guys clear? तो देखो A becomes the surety to C for B's conduct as manager in C's bank. Afterwards B and C contract without A's consent that B's salary shall be raised and he shall become liable for 1/4 of the losses on the overdraft. अब देखो सैलरी जो रेज कर रहा है दैट इज फाइन, बट ये जो बढ़ा है ना, he shall be liable for 1/4 of the losses on the overdraft, ये आपने एक मेजर चेंज कर दिया जो कि श्योरिटी को अफेक्ट कर रहा है. तो यहाँ पर बी अलाउज कस्टमर टू ओवरड्रो एंड बैंक को लॉस हो गया. अब ए यहाँ पर क्या हो गया है, ए इज डिस्चार्ज फ्रॉम हिज श्योरिटीशिप बाय द वेरिएंस व्हिच इज मेड विदाउट हिज कंसेंट एंड ही इज नॉट लायबल टू मेक द लॉसेस. ध्यान रखना
ये आपको एग्जाम में मिलेगा, PYQ, ये आपको एग्जाम में डेफिनेटली मिलेगा। ओके, फिर आप देखिए एग्जाम्पल नंबर 25, A guarantees C against the misconduct of B in an office to which B is appointed by C and of which the duties are defined by an act of the legislator. Okay, by a subsequent act, the nature of the office is materially altered and afterwards B misconducts himself. Now A is discharged by the change of future liability under his guarantee, though the misconduct of B is in respect of the duty and is not affected by the latest act. तो यहाँ पर सिंपली वही बात आ गया, क्योंकि ऑल्टरेशन हो गया तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर जो श्योरिटी है वो क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे एक और ऐसी एग्जांपल देख सकते हो, C agrees to appoint B as his clerk to sell goods at a yearly salary upon A's becoming surety for C and B duly accounting for monies which are received by him as clerk. Afterwards, अब देखो, without A's knowledge or consent, C and B agree that B should be paid a commission on the goods which is sold by him and not a fixed salary. Now again, A is not liable for the subsequent misconduct of B. ये हो गया यहाँ पर क्या, आपने ऑल्टरेशन कर दिया विदाउट द श्योरिटीज कंसेंट। फिर देखिए सेम आपको ऐसा ही मिलेगा, ए गिव्स टू सी a continuing guarantee to the extent of 3 lakh rupees for any oil supplied by C to B on credit. Now afterwards B becomes embarrassed and without his knowledge of A, B and C contract that C shall continue to supply the oil for ready money, मतलब अभी immediate cash में, and the payments will be applied and then the existing debts between B and C. So in this case again आपने यहाँ पर क्या कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट में चेंज कर दिया आपने जो अरेंजमेंट था, बिकॉज ऑफ द न्यू अरेंजमेंट, गुड्स विच आर सप्लाइड इन द न्यू अरेंजमेंट, आपने ऑल्टरेशन यहाँ पर कर दिया। तो ये आपको देखना है। फिर देखो, C contracts to lend B rupees 5 lakh on 1st of March. A guarantees the repayment. C pays rupees 5 lakh to B on 1st of January. Now A is discharged from his liability as the contract is again one and the contract is varied as much as, एक मिनट, C contracts to lend B on 1.5 lakh on the 1st of March. A guarantees the repayment. C pays 5 lakh to B on 1st of January. अच्छा देखो यहाँ पर क्या दिक्कत हो गया, ये देखो ये 1st of March था और ये हो गया 1st of January। तो यहाँ पर आपने क्या कर दिया, वेरिएशन कर दिया। बात हुआ था कि 1 मार्च को 5 लाख रुपए देने और आपने कब पेमेंट कर दिया, 1 जनवरी को, तो फिर से वेरिएशन हो गया, ये गया। एक पॉइंट आपको यहाँ पर जो ध्यान रखना है वो ये है, that variation which is not substantially or materially which is beneficial to the surety will not discharge of office liability। जैसे मैंने आपको यहाँ पर एक पॉइंट बताया था, B's salary is raised, इससे आप मुझे बताओ क्या A को कोई इम्पैक्ट हो रहा है, B की सैलरी आपने बढ़ा दी, क्या इससे A को कोई इम्पैक्ट हो रहा है? आंसर इज नो। ए को इम्पैक्ट कब होगा, जब यहाँ पर आप उसकी लाइबिलिटी को बढ़ाते हो। तो आपको ये पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि अगर कोई श्योरिटी है, सो द श्योरिटी गारंटीड द रीपेमेंट ऑफ द लोन विच इज प्रोवाइडेड बाय द बैंक टू द प्रिंसिपल डेटर ओनली अपॉन ₹25,000। Subsequently, since the bank was willing to provide loan only up to 20,000, the principal debtor reduced the amount to 20,000 in the guarantee form without intimation to the surety and gave it to the bank, which was then accepted. Now on default by the principal debtor, the court held that the surety liability was not discharged। क्यों? क्योंकि देखो 25,000 का गारंटी दिया था, उसको उसने रिड्यूस करके 20,000 किया है, तो यहाँ पर उसको मटेरियली इम्पैक्ट नहीं कर रहा। तो यहाँ पर अगर आपने इन्फॉर्म नहीं किया तो भी चलेगा। ध्यान रखना, ये हो सकता है आपको एग्जाम में दिख जाए, या तो आपके एग्जाम में दिख के आने वाले अटेम्प्ट के लिए PYQ बनेगा, या फिर आपके अटेम्प्ट में ही PYQ बन जाएगा। ये मतलब आपके अटेम्प्ट में ऑलरेडी ये क्वेश्चन आ चुका होगा। आप बताइए, इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है आपके पास बाय द रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर। अब यहाँ पर पॉइंट आता है दैट द श्योरिटी इज डिस्चार्ज्ड if the creditor, okay,
enters into fresh और न्यू कॉन्ट्रैक्ट विद द प्रिंसिपल डेटर, तो ये बेसिकली आपका पुराना कॉन्ट्रैक्ट निकल गया, या फिर आप कुछ ऐसा एक्ट करते हो या ओमिशन करते हो जिसका कि लीगल कॉन्सिक्वेंस क्या है कि प्रिंसिपल डेटर डिस्चार्ज हो गया। तो अब ऑब्वियस सा बात है, अगर प्रिंसिपल डेटर ही डिस्चार्ज हो गया तो श्योरिटी तो ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज है। तो आपको ये पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखना है दैट प्रिंसिपल डेटर के ऊपर अगर लाइबिलिटी खत्म तो श्योरिटी का लाइबिलिटी ऑटोमेटिकली कवर खत्म, एंड दैट इज व्हाई वी से द लाइबिलिटी ऑफ द श्योरिटी इज को एक्सटेंसिव विद द प्रिंसिपल डेटर, उसी के साथ टैंगल्ड है। तो प्रिंसिपल डेटर का लाइबिलिटी खत्म तो यहाँ पर श्योरिटी का लाइबिलिटी भी खत्म हो जाएगा। जैसे आप ये देखो, ए कॉन्ट्रैक्ट्स विथ बी फॉर अ फिक्स्ड प्राइस टू बिल्ड अ हाउस फॉर बी विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम, बी सप्लाइंग द नेसेसरी टिम्बर, C guarantees A's performance of the contract, B omits to supply the timber. Now C is discharged from his suretyship, क्योंकि आपने यहाँ पर क्या कर दिया, any act of the omission, right, of which the legal consequence is discharge of the principal debtor. Similarly आप इधर देखो, A gives guarantee to C for the goods which are delivered to B. Now later on B contracts with C to assign his property to C in lieu of the debt. नाउ दिस इज अगेन क्योंकि आपने यहाँ पर क्या कर दिया, प्रॉपर्टी को आगे फर्दर असाइन कर दिया, और फर्दर जैसे ही असाइन किया, ए इज डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लाइबिलिटी, बी इज डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लाइबिलिटी। नाउ सिंस बी इज डिस्चार्ज्ड, सो ए इज ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लाइबिलिटी। गाइस क्लियर ये वाला पार्ट, ये क्लियर हुआ? तो आपको यहाँ पे ये 3 पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर आप देखो, discharge of the surety when the creditor compounds with him with gives time or agrees not to sue the principal debtor. So a contract between the creditor and principal debtor, जहां पर वो आपस में क्या डिसाइड करते हैं कि हम श्योरिटी को के उसके ऊपर केस फाइल नहीं करेंगे, राइट। तो ये देखो यहाँ पर आ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट between the creditor and principal debtor by which the creditor makes a composition with or a promise to give time and the promisor not to sue the principal debtor, ठीक है। this discharges the surety unless the surety also assents to that contract। यहां पर भी आपने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। मैंने यहाँ पे रौनक को लोन दिया था और रौनक को 2 साल बाद ये लोन रिपेमेंट करना था, रौनक ये लोन का रिपेमेंट नहीं कर पाया, मैंने रौनक को बोला चलो 1 साल का और एक्सटेंशन आपको मैं दे देता हूँ। धवल को मैंने नहीं बताया था इसके बारे में, धवल वाज द गारंटर, तो ये धवल यहाँ पर ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो गया। क्योंकि अब टेक्निकली अगर आप देखो, मैंने आपको अगर एक्सटेंशन प्रोवाइड कर दिया है, एक्सटेंशन इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, नोवेशन ओनली ना, और बेसिकली यू कैन से ऑल्टरेशन। अगर आप चेक करो डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऑल्टरेशन था, इस एक्सटेंशन को आप ऑल्टरेशन भी बोल सकते हो कि हमने कॉन्ट्रैक्ट को ऑल्टर कर दिया, या फिर आप ये बोल सकते हो नोवेशन भी हो जाता है। तो ये पॉइंट आपके पास इधर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर वही दिया है, देखो कॉम्पोजिशन, if the creditor makes a composition with the principal debtor without consulting the surety is again discharged। तो ये पॉइंट आ गया। promise to give time, जब आप क्रेडिटर प्रिंसिपल डेटर को एक्स्ट्रा टाइम देता है विदाउट इन्फॉर्मिंग द श्योरिटी, तो भी यहाँ पर वो डिस्चार्ज हो गया। अगर वो खुद प्रॉमिस कर ले नॉट टू स्यू, तो भी वहां पर वो डिस्चार्ज हो जाएगा। अब आपके पास आते हैं केसेस जहां पे श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होता, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। सो श्योरिटी इज नॉट डिस्चार्ज व्हेन द अग्रीमेंट मेड विद द थर्ड पर्सन टू गिव टाइम टू द प्रिंसिपल डेटर। अब इसका क्या मतलब हुआ, देखो व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट to give time to principal debtor is made by the creditor with a third person and not with the principal debtor, the surety is not discharged। इसका मतलब क्या हो गया, देखो यहाँ पे C is the holder of an overdue bill which is drawn by A as surety for B now and accepted by B, contracts with M to give more time to B, now A is not discharged। क्यों, क्योंकि अब यहाँ पे एक दूसरा कॉन्ट्रैक्ट ही बन गया। सी यहाँ पर एक अब दूसरा कॉन्ट्रैक्ट ही बन गया। पहले कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में था, ए बी और सी के बीच में। अब यहाँ पर एक और नया कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है बी
सी और एम के बीच में। तो ए ये नहीं बोल सकता कि क्योंकि ये तीनों जने एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर डिस्चार्ज हो गया, राइट। तो किसी थर्ड पर्सन के साथ में या उसके बोलने पे आप एक्सटेंशन यहाँ पर अगर दे रहे हो तो जो फर्स्ट श्योरिटी है वो यहाँ पर डिस्चार्ज नहीं होगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है मियर फॉरबियरेंस। फॉरबियरेंस का क्या मतलब होता है? फॉरबियरेंस का क्या मतलब होता है? एक तरीके का डिफॉल्ट भी नहीं बोलूं, मतलब डिले जैसा अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है। अगर एक तरीके से आप एक्शन नहीं ले रहे हो, ठीक है, आपका राइट आ चुका है, 1 अगस्त को आप मेरे अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हो। आप 1 अगस्त को मेरे अगेंस्ट केस फाइल नहीं करते, आप 1 नवंबर को मेरे अगेंस्ट केस फाइल करते हो, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो? आप फॉरबियर कर रहे हो अपने आप को कि केस फाइल नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पर मियर फॉरबियरेंस ऑन द पार्ट ऑफ द क्रेडिटर टू स्यू द प्रिंसिपल डेटर और टू एनफोर्स एनी अदर रेमेडी डज नॉट मेक बेसिकली द डिस्चार्ज ऑफ द श्योरिटी। तो एज श्योरिटी यहाँ पर मेरे को आके वो ये नहीं बोलेगा आपको तो 1 अगस्त को ही मेरे पास आ जाना चाहिए था, आप 1 अगस्त को मेरे पास क्यों नहीं आए? क्रेडिटर बोलेगा मैं नहीं आया क्योंकि मुझे लगा तमीज से आप पेमेंट यहाँ पर दे दोगे। ऑफ कोर्स वो टाइम बार्ड डेट नहीं होना चाहिए। टाइम बार्ड हो गया तब तो फिर ऑटोमेटिकली लिमिटेशन एक्ट के अंदर उसका लीगल रेमेडी खत्म हो जाता है, प्रोवाइडेड वो टाइम बार्ड नहीं हुआ है और आप ये अमाउंट को रिकवर करने के लिए आ रहे हो। तो जस्ट बिकॉज क्रेडिटर ने केस फाइल नहीं किया तो आप ये नहीं बोल सकते कि श्योरिटी वहां पर डिस्चार्ज हो गया है। जैसे B owes to C a debt which is guaranteed by A, the debt becomes payable. Now C does not sue B for a year after the debt has become payable. Now A is not discharged from his suretyship. ये क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ? Is this clear? Okay. Further आप देखो, discharge of surety by creditors act or omission impairing sureties remedy। अब इसके अंदर क्या आता है? If creditor does anything which is inconsistent with the rights of the surety or omits to do anything at which his duty to surety requires him to do so, and the eventual remedy of the surety himself against the principal debtor is thus impaired, then the surety is discharged। सिंपल तरीका अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं तो ये क्रेडिटर कुछ भी इस तरह का एक्ट करता है या कोई ऐसे चीज को मिस कर जाता है जिसकी वजह से श्योरिटी का जो लायबिलिटी है या श्योरिटी का जो राइट्स है वो यहाँ पर इम्पेयर होता है। इम्पेयर मतलब उसमें कुछ चेंजेस लेके आता है। तो दिस इज सिमिलर टू द चेंजेस विच आर बीइंग ब्रॉट इन, ठीक है। तो इस तरह से करके अगर कोई भी चेंजेस को ब्रॉट इन किया जाता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। अब इसमें अगर आप देखो तो यहाँ पर क्या था? ए a bank granted loan on the security of the godown in the stock. The loan was also guaranteed by the surety. Now the goods were lost from the godown on account of the negligence of the bank officials. तो अब यहाँ पर क्या होता है? ऑटोमेटिकली श्योरिटी डिस्चार्ज हो गया जितना भी गुड्स यहाँ पर इनकी गलती की वजह से हुआ है, एक्ट ऑफ ओमिशन। सेम वे आप यहाँ पे देखो, सी कॉन्ट्रैक्ट्स विद बी टू बिल्ड अ शिप, the payment of which is to be made in installments at the various stages of completion. Now A guarantees C's performance, ठीक है। Now B prepays the last two installment. Now A is discharged of his liability and A is discharged by this prepayment क्योंकि automatically last two installment आपको टाइम से पहले पे हो गया तो खत्म। Same way A put M as apprentice मतलब as a trainee to B and gives a guarantee for to B फॉर एम्स फेडेलिटी, मतलब एम के लिए बताता है कि ये एम भरोसे वाला है, उसके लिए वो गारंटी देता है। बी प्रोमिसेस ऑन हिज पार्ट दैट ही विल एटलीस्ट वंस अ मंथ सी दैट एम मेक अप द कैश। आप देखो सिनेरियो यहाँ पर क्या हो रहा है? ए बी को बोलता है आप एम को अपने यहाँ पे एज अ ट्रेनी रख लो, ठीक है, और मैं इसकी गारंटी देता हूं कि ये भरोसे वाला आदमी। बी यहाँ पर प्रॉमिस करता है और बोलता है कि मैं एम के ऊपर ध्यान रखूंगा हर महीने एक बार, ये देख रहे हैं, हर महीने बी प्रोमिसेस ऑन हिज पार्ट दैट ही विल एटलीस्ट वंस अ मंथ सी दैट एम मेक अप द कैश।
तो जितना भी यहाँ पर कैश वगैरह है वो सब यहाँ पे एक बार चेक कर लेगा। अब बी ये काम नहीं करता, बी ओमिट्स टू सी दिस, और एम यहाँ पर क्या करता है, पैसे का हेरा फेरी कर देता है। अगर हेरा फेरी कर देता है, क्या ए रिस्पॉन्सिबल होगा? आंसर इज नो। व्हाई? क्योंकि देयर वाज अ एक्ट ऑफ ओमिशन ऑन द पार्ट ऑफ बी। अरे क्लियर? इज दिस क्लियर गाइस? इज दिस क्लियर? ओके, फिर आप देखिए, बाय इनवैलिडेशन of the contract of guarantee. So a guarantee obtained by misrepresentation is what? It is invalid. ये सब मैं वापस से डिटेल में नहीं जा रहा। कंसीलमेंट, आपने कोई इंफॉर्मेशन को छुपा के रखा, दिस इज ऑल्सो इनवैलिड। इसमें खाली एग्जांपल्स को हम देख लेते हैं। ए engages B as a clerk to collect money from him. B fails to account some of the receipts. A in consequence calls upon him to furnish the security for duly accounting. C gives the guarantee. और बाद में पता चलता है ये जो यहाँ पर पहले गड़बड़ हुआ था उसके बारे में कुछ नहीं बताया। सो A does not acquaint C with B's previous conduct. B afterwards makes the default. Now this guarantee is what? This is invalid, क्योंकि आपने पुराने कंडक्ट के बारे में यहाँ पर कुछ भी नहीं बताया था। नेक्स्ट आप देखो, A guarantees to C payment for iron to be supplied by him to B for the amount of rupees 2 lakh per ton. अब B और C यहाँ पर क्या करते हैं, प्राइवेटली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और वो बोलते हैं हम 5 रुपया पर टन ज्यादा पे करेंगे। अब ये जो भी आपने कॉन्ट्रैक्ट में चेंजेस किए ये वापस से रिपीटेड आ गया, दिस इज अगेन कंसीलमेंट और ए यहाँ पर लायबल नहीं रहेगा। फिर आप देखिए, गारंटी ऑन द कॉन्ट्रैक्ट दैट क्रेडिटर शेल नॉट एक्ट अंटिल द को श्योरिटी ज्वाइंस। ये वाला आज जो हमने पढ़ा था कि जब तक वो को श्योरिटी नहीं आता तो दो जने मिलके, अब यहाँ पर उल्टा हो जाता है ट्रांजैक्शन। रौनक और धवल दोनों को श्योरिटी है और यहाँ पर लेट्स से हम लोग आरती को डेट देने वाले, ठीक है, आरती इज द डेटर हियर। रौनक बोलता है सर जब तक धवल ज्वाइन नहीं करेगा तब तक मैं गारंटी नहीं देता। अब धवल ज्वाइन करता उसके पहले मैं यहाँ पे आरती को सामान पकड़ा देता हूँ, तो रौनक यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, इवन तो वो अग्री कर गया था कि वो यहाँ पे क्रेडिटर श्योरिटी बनेगा। व्हाई? बिकॉज उसने यहाँ पर क्या किया, उसने पहले ही बोल दिया था कि जब तक धवल ज्वाइन नहीं करता तब तक मैं नहीं दूंगा। तो वेयर अ पर्सन गिव्स द गारंटी अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट that the creditor shall not act upon until another person has joined as co-surety, the guarantee is not valid even if the other person do not join. अब देखो श्योरिटी के क्या क्या राइट्स होते हैं, तो देखो श्योरिटी के राइट्स होते हैं अलग अलग लोगों पे। एक तो होगा अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर, दूसरा होता है अगेंस्ट द क्रेडिटर और तीसरा है अगेंस्ट द को श्योरिटी। को श्योरिटी के साथ तो बहुत ही सही है, आप यहाँ पे चेक करो, आरती को हम इन दोनों के गारंटी पे मैंने 5 लाख रुपए का सामान दे दिया था और सपोज करो इक्वल इक्वल रेशो में इन्होंने गारंटी दिया था और रौनक ने पूरे 5 लाख रुपए मेरे को पे कर दिए, तो ऑफकोर्स वो रौनक धवल से अब 2.5 लाख रुपया रिकवर कर सकता है। तो को श्योरिटी के लिए राइट फॉर कॉन्ट्रीब्यूशन है। अब क्रेडिटर के अगेंस्ट आप देखो, राइट टू सिक्योरिटी, राइट टू सेट ऑफ एंड राइट टू शेयर रिडक्शन, और प्रिंसिपल डेटर के लिए सब्रोगेशन एंड राइट ऑफ इंडेमनिटी। अब देखो एक एक करके हम यहाँ पे पढ़ते हैं। सो राइट ऑफ सब्रोगेशन, राइट ऑफ सब्रोगेशन बेसिकली क्या होता है कि देखो आपने बेसिकली क्या किया था, लोन लिया, आपके लिए मैंने गारंटी पकड़ाई और आपने पेमेंट नहीं किया, अब आप मेरे लिए गारंटर बन गए हो। आप मेरे लिए गारंटर बन गए हो, यहाँ पर अगर आप चेक करो आरती ने यहाँ पे लोन लिया था, गारंटी इन दोनों ने दिया था, आरती डिफॉल्ट कर गई। अब रौनक और धवल क्या बोलेंगे, अब आप मेरे लिए गारंटर हो, मैं आपके लिए गारंटर था आनंद सर के सामने, आपने डिफॉल्ट कर दिया, मैंने आनंद सर को यहाँ पर पेमेंट कर दिया, अब आप मेरे को सारा का सारा पेमेंट पकड़ोगे। तो आरती विल नाउ मेक ऑल द पेमेंट टू रौनक एंड धवल एंड शी विल एक्ट एज इफ शी हैड गिवन द गारंटी फॉर हरसेल्फ ओनली। ये आ रहा है समझ में गाइस? ये पॉइंट आया समझ में? तो देखो, व्हेन अ गारंटीड अमाउंट debt has become due or the default of principal debtor to perform the guaranteed duty has taken place, then the surety upon the payment or performance of all that he is liable for is invested with all the rights
which the creditor had against the principal debtor. तो जैसे मेरे पास पूरा राइट था कि मैं आरती से पैसा रिकवर करूं, यहाँ पर रौनक और धवल के पास भी बिल्कुल वैसे ही राइट आ जाएगा कि वो यहाँ पे आरती से सारे के सारे पैसे रिकवर करे. दिस राइट इज ऑल्सो नोन एज राइट ऑफ subrogation. It means that on the payment of the guaranteed debt or the performance of the guaranteed duty, the surety steps into the shoes of the creditor. Clear? Is this clear? Right? इसके अलावा देखो, there is a implied promise to indemnify surety. यह भी आपका बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट हो गया कि यहाँ पे देखो, indemnify is make good the losses. और किसके लॉसेस की बात कर रहे हैं हम? श्योरिटी के लॉसेस की. सो इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी देयर इज एन implied promise by the principal debtor to indemnify the surety. Now the surety is entitled to recover from the principal debtor whatever sum he is rightly paid under the guarantee, but not the sums which he has paid wrongfully. तो अगर गलत मतलब कुछ एक्सेस अमाउंट आपने यहाँ पर पे कर दिया तो वो सब का यहाँ पर रिकवरी नहीं होगा, बट हाँ जो राइट अमाउंट पे किया है उसके लिए आप पूरा पूरा रिकवर करोगे. देखो, B is indebted to C, A is the surety for the debt. C demands from A and on his refusal sues him. A defends his suit having a reasonable ground from doing so, but he is compelled to pay the amount of debt with the cost. Now, A can recover from B only the amount paid for him, the cost as well as the principal debt. दोनों अमाउंट यहाँ पर वो रिकवर कर सकता है. लेकिन यहाँ पर आप देखो कैसे रहेगा. B is indebted to C, A is the surety. Now upon default, C sues A, right? A defends the suit on the reasonable ground, but he is compelled to pay the amount. Now A is again entitled to recover the amount of cost. Yeah, I think वापस से same point आ गया. But in the same case, if A did not have reasonable ground of defense, वो बस खाली टाइम पास के लिए केस फाइल कर देता, तो फिर यहाँ पर वो रिकवर नहीं कर पाता. देखो सिंपल सा पॉइंट है. आप यहाँ पे देखो, रौनक ने यहाँ पर गारंटी दिया था आरती के लिए. आरती डिफॉल्ट करी, रौनक मेरे को पेमेंट करने से मना कर रहा है. रौनक मेरे को पेमेंट करने से क्यों मना कर रहा है? क्योंकि रौनक को लगता है आरती को पैसे देने ही नहीं थे. तो अगर आरती को ही पेमेंट नहीं करना था तो रौनक की लायबिलिटी तो वैसे ही जीरो है. सो रौनक यहाँ पर क्या बोलता है मेरे को कि सर मैं आपको पेमेंट नहीं करूंगा, जो करना है कर लो. और यहाँ पर मैं केस फाइल कर देता हूँ, आई स्यू रौनक, और रौनक केस फाइल करता, मतलब मैं रौनक के ऊपर केस फाइल करता हूँ. अमाउंट ऑफ डेट था 5 लाख रुपया और कोर्ट कचहरी का खर्चा लग गया 1 लाख रुपया. और लास्ट में ये डिसाइड होता है कि नहीं, रौनक को ये पेमेंट पूरा करना ही पड़ेगा. तो आप देखो रौनक के जेब से कितना निकला, 6 लाख रुपया. अब इस पर तो कोई डिबेट ही नहीं है, ये तो 101% पे करना ही करना है, क्योंकि इसके लिए तो रौनक ने गारंटी दिया था. बात आ रहा है ये 1 लाख रुपया, क्या ये 1 लाख रुपया रौनक आरती से रिकवर कर सकता है या नहीं? तो अगर रौनक के पास रीजनेबल ग्राउंड था मेरे को मना करने का, ठीक है, और उसने मुझे मना किया, इवेंचुअली कोर्ट में वो केस हार गया और उसको पेमेंट करना पड़ा, तब तो डेफिनेटली वो 1 लाख रुपया रिकवर करेगा. लेकिन अगर रौनक को पता था कि आरती ने यहाँ पर डिफॉल्ट किया है और डिफॉल्ट करने के बावजूद रौनक यहाँ पे मेरे को जबरदस्ती पेमेंट नहीं कर रहा और रौनक के ये 1 लाख रुपए खर्चे हो गए, तो यहाँ पर आरती क्या हो जाएगा? आरती कैन से दैट आई विल नॉट पे दिस 1 लाख रुपीज. व्हाई? बिकॉज मैंने जैसे ही डिफॉल्ट किया मैंने आपको बोल दिया था आई हैव डिफॉल्टेड. हो सकता है आनंद आपसे पैसे लेने को आ जाए. अब आनंद अगर पैसे लेने को आया तो आपको यहाँ पर पेमेंट कर देना चाहिए था. आपको जबरदस्ती हीरो बनने को किसने बोला था? राइट. आप एक और एग्जाम्पल देखो, वो ये वाला मूवी देखा आपने, वेलकम मूवी? वेलकम मूवी के अंदर देखते हो वो घुंगरू सेठ को बोलता है ना, तेरा 4 खोखा, फिर वो 1 खोखा बढ़ा देता है जब वो पंडित जी को साथ में लेके जाता है. तो क्या वो पंडित जी का 1 खोखा रिकवर हो सकता है? क्या परेश रावल से वो 1 लाख रुपया मैंने 1 करोड़ रुपया रिकवर हो सकता है? आंसर इज नो. व्हाई? क्योंकि अगर वो श्योर ही नहीं था इतना तो वो ये अमाउंट लेकर क्यों आया?
खैर वैसे ये एग्जांपल ज्यादा कोरिलेट हुआ नहीं, बट आई होप आप ये पॉइंट यहाँ पे समझ गए होंगे कि जो एक्स्ट्रा खर्चा है, ठीक है, जो अमाउंट गारंटी किया उसके अलावा जो एक्स्ट्रा अमाउंट है, क्या वो रिकवर किया जा सकता है या नहीं। उसके लिए आपको क्या चेक करना होगा, उसके लिए आपको ये देखना होगा कि ये वैलिड है या इनवैलिड है। वैलिड से मेरा मतलब लीगल या इलीगल नहीं है, आपको ये देखना होगा क्या ये रीजनेबल अमाउंट है कि नहीं। तो जैसे यहाँ पर ए को रीजनेबल ग्राउंड था, सी ऑन द रीजनेबल ग्राउंड्स दैट ही इज कंपेल्ड टू पे द अमाउंट, ठीक है। ए डिपेंड करता है ऑन द रीजनेबल ग्राउंड कि उसको लगता है कि नहीं यार ये पेमेंट मुझे नहीं करना है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर जानबूझ के वो पेमेंट नहीं करता तो फिर यहाँ पर वो फंस जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देखो, A guarantees to C to the extent of rupees 2 lakh rupees the payment of rice to be supplied by C to B. C supplies the rice of a less amount of 2 lakh rupees but obtains from a payment of 2 lakh rupees. Now in this case A cannot recover from B more than the price of rice actually supplied. Suppose 1.5 लाख रुपए का राइस सप्लाई किया था और श्योरिटी ने 2 लाख रुपए पे कर दिए, तो अब ऑब्वियस सा बात है जो प्रिंसिपल डेटर है वो 2 लाख पे नहीं करेगा, वो बोलेगा मैं 1.5 लाख रुपया ही पे करूंगा। 50,000 एक्स्ट्रा जो पे किया वो आपकी अपनी गलती, राइट। सेम वे श्योरिटी इज राइट टू द बेनिफिट ऑफ द क्रेडिटर सिक्योरिटी, तो यहाँ पर वही आएगा, अ श्योरिटी इज एंटाइटल्ड टू द बेनिफिट ऑफ एवरी सिक्योरिटी विच द क्रेडिटर हैज अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर। तो सेम उसी शू में वहां पर वो फॉल कर जाएगा। तो देखो, सी एडवांसेस टू बी his tenant 2 lakh rupees on the guarantee of A. C further has also further the security of 2 lakh rupees by a mortgage of B's furniture. Now C cancels the mortgage. B becomes insolvent. Now C will sue the A on his guarantee. A is discharged from his liability for the amount of furniture. तो ये जो अमाउंट था 2 लाख रुपया ये तो चलेगा, लेकिन इस वाले के लिए जो मॉर्गेज था इसके लिए वो वैसे भी लायबल नहीं था। तो ऑब्वियस सा बात है अगर बी इंसॉल्वेंट हो भी गया और सी अगर स्यू करता है ए को, तो वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज यहाँ पर हो जाता है। फिर आप देखिए, सी अ क्रेडिटर हुज एडवांस टू बी इज सिक्योर्ड बाय अ डिक्री, डिक्री मतलब कोर्ट का ऑर्डर, रिसीव्स ऑल्सो अ गारंटी for that advance from A. C afterwards takes B's goods in the execution under the decree without the knowledge of A and withdraws the execution. Now A is automatically discharged. क्यों? क्योंकि आपको जो अमाउंट रिकवर करना था जिसके लिए A ने गारंटी दिया था उसके बदले आपने क्या कर लिया, उस अमाउंट के बदले आप गुड्स उठा कर ले गए। तो जैसे ही आप गुड्स उठा के ले गए तो यहाँ पर वो डिस्चार्ज हो गया है। फिर देखो, A as surety for B makes a bond jointly with B to C to secure the loan from C to B. अब afterward C obtains from B a further security of the same debt. अब ध्यान रखना जो further security है, ठीक है, subsequently C gives up the further security. Now A is not discharged here. क्यों? क्योंकि वो joint bond यहाँ पर साइन करके दिया हुआ था। नेक्स्ट आता है राइट टू सेट ऑफ। अब राइट टू सेट ऑफ कैसे आ जाएगा, अगर प्रिंसिपल डेटर को कोई भी अमाउंट रिकवर करना है फ्रॉम द क्रेडिटर तो वो अमाउंट को वो वहां पर सेटअप कर देगा और बोलेगा कि देखो नो डाउट क्रेडिटर आपको प्रिंसिपल डेटर से 5 लाख रुपए लेने हैं, बट आपको प्रिंसिपल डेटर को 1 लाख रुपया पे भी करना है। सो आई एम नॉट गोइंग टू पे यू 5 लाख, आई एम ओनली गोइंग टू पे यू 4 lakh rupees. So if the creditors used to the surety the payment of the principal debtor, the surety may have the benefit to set off if any that the principal debtor has against the creditor. Okay, then right of share reduction, ये मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पर बता दिया था कि अगर दो पार्टी एक साथ मिलके गारंटी दे रहे हैं तो वो दोनों यहाँ पर उसको क्या करेंगे, सेट ऑफ कर सकते हैं। सो द को श्योरिटी इज लायबल टू कंट्रीब्यूट इक्वली अगर वहां पर आपने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करके रखा। रौनक और धवल दोनों ने मिलकर यहाँ पर बोला था सर हम गारंटी देते हैं, और इन दोनों ने आपस में कोई भी डिसाइड यहाँ पर नहीं किया, तो ऑब्वियस सा बात है ये लोग क्या है, इक्वल है। तो आप ये देखो, A, B, C are the sureties to D for a sum of rupees 3 lakh rupees which is lent to E.
E makes the default. A, B, C are liable to pay 1 lakh rupees each. Okay. Now A, B, C are the sureties to D for a sum of rupees 1 lakh, which is lent to E. There is a contract between A, B, and C that A is to be responsible to the extent of 1 quarter, that is 25%. B is to the extent of 1 quarter, 25%, and C is extent to 1 half. तो अब अगर डिफॉल्ट हुआ तो ये 1 लाख का एक क्वार्टर ए पे करेगा, एक क्वार्टर बी पे करेगा और आधा अमाउंट सी पे करेगा. तो अगर रेशियो डिसाइडेड है तो उसके हिसाब से रहेगा. एंड लायबिलिटी ऑफ द को श्योरिटीज बाउंड इन डिफरेंट टर्म्स. तो फिर जिनका जिनका जैसे टर्म्स रहेगा वो उसके हिसाब से अपना रहेंगे. जैसे अगर आप यहाँ पे चेक करो, ये एग्जांपल सबसे सही है. ए बी सी आर द श्योरिटीज फॉर डी. नाउ दे एंटर इनटू सेवरल बॉन्ड्स. ओके, ईच आर डिफरेंट पेनल्टी, नेमली ए इन द पेनल्टी ऑफ 1 लाख रुपीस. ए बोलता है मैं 1 लाख रुपए की गारंटी देता हूँ. बी बोलता है मैं 2 लाख रुपए तक की गारंटी देता हूँ. सी बोलता है मैं 4 लाख रुपए तक की गारंटी देता हूँ. कंडीशन फॉर डी इज ड्यूली अकाउंटिंग. नाउ डी मेक्स द डिफॉल्ट ऑफ 3 लाख रुपीस. तो आप ध्यान रखना, ए 1 लाख रुपया पे करेगा, बी 1 लाख रुपया पे करेगा, सी 1 लाख रुपया पे करेगा. सी इस एग्जाम्पल को आप देखो, इसको मैं आई थिंक आगे और है क्या, हाँ चलो इस तरह से एग्जाम्पल आपको बना हुआ है. सी आई विल गिव यू दिस एग्जाम्पल और ध्यान से देखना, एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है. सी ए ने गारंटी दिया कितने का, 1 लाख रुपीस का. बी ने गारंटी दिया 2 लाख रुपए का और सी ने गारंटी दे दिया 4 लाख रुपए का. ठीक है, अब आप देखो जो डिफॉल्ट हुआ है वो डिफॉल्ट है 5 लाख रुपीस का. तो 5 लाख में रिकवरी कैसे कैसे किया जाएगा, देखो 5 लाख के अंदर सबसे पहले तो देखो ए कंट्रीब्यूट करेगा 1 लाख रुपया. ठीक है, बी भी कंट्रीब्यूट करेगा 1 लाख रुपया और सी भी कंट्रीब्यूट करेगा 1 लाख रुपया. तो आप देखो 5 लाख में 3 लाख तो रिकवर हो चुका है. ठीक है, ये एक जीरो एक्स्ट्रा लग गया. अब बचे आपके 2 लाख रुपए. ठीक है, अब फर्दर ए कोई भी यहां पर पेमेंट नहीं करेगा. बी ने 2 लाख रुपए का गारंटी दिया है. बी विल पे 1 लाख रुपीस, सी विल ऑल्सो पे 1 लाख रुपीस. तो आप ये देखो ये टोटल कितना हो गया, 2 लाख रुपीस. आ रहा है आपको समझ में गाइस, ये आया समझ में आपको, ये पॉइंट आया. अब यही अगर मैं आपको बोलूं ये अमाउंट होता 5,50,000 रुपया. सी इफ दिस वुड हैव बीन 5,50,000 रुपीस तो क्या होता. तो आप देखो, आप ऐसे करते ए बी एंड सी. तो पहले ए 1 लाख रुपया पे कर देगा. तो पहले जो इनका इंडिविजुअल लिमिट्स है उसको आप एग्जॉस्ट कर दो. ठीक है, सेकेंड राउंड में ए तो कुछ भी पे नहीं करेगा, बी पे करेगा 1 लाख रुपया और बराबर कंट्रीब्यूट यहां पर आप करवा दो. तो ये हो गया आपके लिए 3 लाख, ये हो गया आपके लिए 2 लाख. अब आप देखो ए कुछ पे नहीं करेगा, बी कुछ पे नहीं करेगा क्योंकि वो बोलेगा मेरा 2 लाख का लिमिट था, तो वो यहाँ पे 50,000 रुपया. तो अगर आप इन शॉर्ट यहाँ पे चेक करो तो A is going to contribute 1 lakh, B is going to contribute 2 lakh and C is going to contribute 2,50,000 और इस तरीके से 5,50,000 रिकवर होगा. Does this make sense? Does this make sense? हाँ, परफेक्ट. अगर 8 लाख हुआ तो देखो, अगर 8 लाख हुआ तो आप यहाँ पे देखो ये तीनों का लायबिलिटी अगर आप ऐड करो तो ये मिलकर ही कितना आता है, 7 लाख रुपया. तो 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख पे हो जाएगा. 8 लाख हुआ तो 1 लाख का कोई भी पेमेंट नहीं होगा. 80,000 अगर हुआ, अगर 80,000 का पेमेंट होता है तो यहां पर तीनों इक्वली पे करेंगे, तीनों इक्वली पे करेंगे यहां पे. ओके, देखो इसमें शायद ऐसा क्वेश्चन मिल भी जाएगा. देखो ये तो वही एग्जांपल हो गया जो मैंने आपको बताया. हाँ, जिसने जितना जितना अमाउंट दिया है. सो ए बी सी
सी देखो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, 1 लाख रुपए के लिए तीनों बराबर लायबल है, फिर बचे हुए के लिए ये दोनों लायबल है। तो बेसिकली जो अमाउंट रहेगा उसमें तो सब बराबर ही पे करेंगे, वो रेशियो वाइज वैसा नहीं है। सी दिस इज नॉट द इन दिस रेशियो, दे आर सेइंग, ए बोलता है मैं मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक का अमाउंट होगा ना, मैं उसके लिए कंट्रीब्यूट करूंगा, राइट। अब देखो जैसे सेवरल बॉन्ड्स फॉर, देखो जैसे ए ने यहाँ पे ये सब दिया, डी डी makes a default of 4 lakh rupees. Now A is liable to pay 1 lakh, B is liable to pay 1,50,000 each. आया? ये देखो कहाँ गया, हाँ ये देखो अब जैसे 5 लाख था, अब नहीं होता तो फिर 50,000 फिर ये लोग यहाँ पर पे करते। आया? क्योंकि 4 लाख है, से इफ इट्स 4 लाख, तो आप देखो 3 लाख तो यहाँ रिकवर हो गया, अब बचा हुआ 50,000, 50,000 ये लोग रिकवर करेंगे। ओके, देखो इसको सॉल्व करने का सबसे सही तरीका क्या रहता है, जो यहाँ पे सबसे गरीब गारंटर है पहले उसके अमाउंट को बांट दो सबके बीच में, फिर इसके लिमिट को इससे हटा दो, फिर इसके लिमिट को बांट दो सबके बीच में, और फिर ये इस तरह से बराबर बराबर बांटते जाओ। ठीक, मेक सेंस, राइट? ओके, अब देखो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। इसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो मैं, इसमें से मोस्टली सारे क्वेश्चंस अपने कवर हो चुके हैं। ये देखो जैसे ये वाला आ गया, ये क्वेश्चन देखो यहां पर क्या हो गया, एक मिस्टर एक्स इज एम्प्लॉयड फॉर अ मंथली सैलरी ऑफ 2,000 रुपीज फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years. वाई गेव अ श्योरिटी फॉर एक्स गुड कंडक्ट, आफ्टर 9 months the financial position of the bank deteriorates and X agrees to accept a lower salary of 1,500 per month. अब आप देखो 2,000 से 1,500 एक महीने का हो गया, राइट? तो ये क्या हो गया, ये एक तरीके से आपका डिटेरिएशन हो गया। सी इंक्रीज इन सैलरी में प्रॉब्लम नहीं था, डिक्रीज अगर हो गया यहाँ पर लाइबिलिटी जो होगा वो क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज। तो आप यहाँ पे देखो 9 months तक देर वॉज नो प्रॉब्लम, उसके बाद में ये डिस्चार्ज होगा। देखो ड्यूरिंग द फर्स्ट 9 months ही विल बी रिस्पॉन्सिबल बट नॉट फॉर द misappropriations that are committed after the reduction of salary। समझा ये वाला? नेक्स्ट आप देखो, ए कॉन्ट्रैक्ट्स विथ बी फॉर अ फिक्स प्राइस टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस विद बी ऑन अ स्टेपुलेटेड टाइम। ये देखो ये सेम क्वेश्चन वापस से आ गया। देन ये भी वापस से रिपीटेड है, लोअर सैलरी वाला। अब यहाँ पे देखना, देखो ए अग्रीज टू सेल गुड्स टू बी ऑन द गारंटी ऑफ सी। ए यहाँ पर कौन हो गया, ए हो गया यहाँ पे क्रेडिटर, बी हो गया यहाँ पे प्रिंसिपल डेटर, और सी यहां पर हो गया श्योरिटी। अगर ए माइनर है तो, बी माइनर है तो कॉन्ट्रैक्ट अभी भी क्या है, वैलिड। सी माइनर है तो जो गारंटी है वो हो गया इनवैलिड। अब मुझे बताओ जो सेलर है अगर वही माइनर है तो क्या होगा, व्हाट इफ द सेलर इज माइनर? कॉन्ट्रैक्ट ही वहां पर क्या हो जाएगा आपका, वॉइड, बिकॉज द क्रेडिटर इज नॉट कॉम्पिटेंट। बट केस 2 में इट डज नॉट अफेक्ट, और यहां पर इट इज वॉइड। आया? फिर देखिए
ओके, सो दैट्स इट। आई थिंक ये चैप्टर अपना यहाँ पे कंप्लीट होता है। कल हम अब स्टार्ट कर देंगे यूनिट नंबर 2, विच इज फॉर द बेलमेंट एंड प्लेज। ओके, और कल इस चैप्टर को हम फिनिश करेंगे। सो टुमारो वी विल मीट एट 6:30। ओके, टेक केयर, बाय बाय।